देव द्विज गुरु प्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में दशमांश कुंडली के अध्ययन को लेकर के। सिर्फ दशमांश कैसे देखेंगे और दशमांश कुंडली क्या क्या बातें बताती हैं, इसी के बारे में बताने आया हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। दशमांश कुंडली, एक ये घर है वो 30 डिग्री का है, दूसरा घर 30 डिग्री का। ऐसे ही ये विभिन्न जो घर हैं 12, वो 30-30 डिग्री के हिसाब से टोटल ये जो चक्र बना वो 360 डिग्री का हो गया। जब आप इस भाव को 10 से डिवीजन करते हैं तो एक घर पूरा 3 डिग्री में विभाजित हो जाता है। मतलब वो ग्रह जिस राशि में बैठा है, अगर वो 0 से 3 डिग्री तक है तो किस दशमांश में जाएगा, 3 से 6 डिग्री तक है तो किस दशमांश में जाएगा, ऐसे निर्धारित किया जाता है। मतलब किसी भी जातक के कर्म फल उसको उसके जीवन में कैसे मिलने वाले हैं, या स्वयं वो कर्म क्षेत्र को लेकर के कैसा दृष्टिकोण रखता है, उसका मन उसके करियर में कितना लगता है, वो करियर में लगाने के लिए जितनी भी ऊर्जा लगा रहा है क्या उसका आउटपुट उतना मिलेगा, कर्म क्षेत्र के लिए जितना बड़ों का आशीर्वाद आवश्यक है क्या वो उसको मिलने वाला है, भाग्य का सुख जिसको कहते हैं। कर्म क्षेत्र को लेकर के, करियर को लेकर के जो डिप्लोमेसी चाहिए, जो राजनीति और रणनीति चाहिए, जो सोचने और विचारने की क्षमता होती है, वो उस जातक के जीवन में कितना है, उसका करियर कितना उजागर और उजालेपन से युक्त रहने वाला है, ये तमाम प्रकार की बातें, धन लगाने वाली बात, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप काम को लेकर के कितने संजीदगी से पेश आते हैं, आपका उसमें मन कितना लगता है, आप फुल फोकस होकर के कितना काम करते हैं, आपको कर्म क्षेत्र से लाभ कितना मिलने वाला है, आपका काम नुकसान में कब चला जाएगा, आपका काम कब मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, कब आप काम छोड़ करके बैठ जाएंगे, ये सारी बातें दशमांश कुंडली से पता चलती हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले लग्न कुंडली का सहारा लेना चाहिए। पर स्वतंत्र दशमांश कुंडली पे एक कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हो, बिल्कुल बने रहिए, कहीं मत जाइए। एकदम शुरू करते हैं झट से, और बहुत आसान है। एक स्वस्थ, जैसे लग्न में ही उच्च के गुरु बैठ गए और लग्न के अधिपति ही उच्च के हो गए। ये कुंडली है झांसी उत्तर प्रदेश से, पर इस व्यक्ति की कुंडली में, ये मैंने दशमांश इसलिए आप लोगों को उदाहरण से दिखाया क्योंकि मुझे इस दशमांश में बहुत सारी चीजें दिख रही थी। और ये अभी फिलहाल जर्मनी में है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, व्यवस्थित हैं, बहुत छोटे स्तर से काम की शुरुआत की थी और आज बहुत ही मजबूत हैं। इनकी लग्न कुंडली जो बनी थी उसमें मेष लग्न की कुंडली बनी थी और शनि उच्च के सप्तम स्थान में बैठे थे, और 10 नंबर की राशि जहां बनती है दशम स्थान में, वहां मंगल उच्च के बैठे थे। तो लग्न अगर मजबूत बना तो व्यक्ति को वो स्ट्रेंथ मिल जाती है, और दशमांश भी अगर मजबूत बन जाए तो वो दोनों इकट्ठा होकर के व्यक्ति को बल देते हैं, और वो ये बताते हैं कि व्यक्ति का निश्चित रूप से उसका कर्म क्षेत्र और करियर बिल्कुल ही उजागर रहने वाला है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का उच्च का होना, जहां अगर एकादशवां भाव बहुत बढ़िया बैठा है तो आप ये बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने करियर से बहुत अच्छी चीजें प्राप्त करने वाला है, उसको डरना नहीं चाहिए। 12वें भाव के अधिपति गुरु जो बुध बनते हैं, वो जन्म कुंडली में देखिए 12वें भाव को देख रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं शनि और शुक्र। जो शुक्र जन्म कुंडली में चौथे भाव के अधिपति होने के साथ साथ लाभ भाव के अधिपति होकर के शत्रु की राशि में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में एक वक्त पे कर्म क्षेत्र में ऑब्स्टिकल्स जरूर ही आए होंगे और करियर में एक उधेड़-बुन भी आया होगा। ये दशा शुक्र के अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में भी हो सकती है, या किसी भी तरीके से शुक्र के आवश्यक नहीं, पर शुक्र बुध से प्रभावित हैं, बुध शुक्र से प्रभावित हैं, शनि से प्रभावित हैं, तो ये तीनों ही ग्रह मिलकर के मिक्सअप करके आपके जीवन में कभी कभी समस्या दे सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है और आश्चर्य वाली भी नहीं है। लग्न में ही उच्च के गुरु का बैठना, जिस ग्रह में जिस भाव में गुरु उच्च के बैठे हैं वो लग्न है, मतलब इस
कुंडली का सबसे मजबूत पक्ष, जो आपके करियर के प्रति आपके भावों को व्यक्त करता है, आपके सहूलियत को व्यक्त करता है और आपके दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। यही नहीं, आप काम को लेकर के कितने फोकस्ड हैं, ये भी दशमांश कुंडली का लग्नेश बताता है और लग्न बताता है। अगर यहाँ उच्च के गुरु बैठे हैं तो व्यक्ति की व्यवहारिकता अपने काम को लेकर के बिल्कुल ही निष्पक्ष रहे और निश्चित रूप से सुदृढ़ रहे, मानसिकता अच्छी रहे, काम में उसका मन लगेगा और वो अपने काम से बहुत अच्छा आगे भी प्राप्त करता रहेगा। ये बात भी बन रही है। यहाँ राहु, ध्यान से समझिए, राहु यहाँ कन्या के बैठे हैं और वो बुध जन्म कुंडली में 12वें और तीसरे के अधिपति होकर के 6वें में बैठे हैं, जहां पे वो निश्चित रूप से गुरु की राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति पहले ही उच्च का होकर के बैठा है। डिस्पोजिटर प्लैनेट यहां भी उच्च का है, जो चंद्रमा है। यहां का डिस्पोजिटर प्लैनेट बुध जहां बैठे हैं, ये भी उच्च के। मंगल जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति होते हैं और दशम स्थान को देख रहे हैं। ये एक मजबूत दशमांश कुंडली का निर्माण कर रहे हैं। पर इनके भी दिमाग में बहुत सारी कर्म क्षेत्र को लेकर के चिंताएं व्याप्त थी। मैंने उसका कारण इन्हें ये बताया था कि आपकी कुंडली में जो यहाँ मंगल बैठा है वो आपको कभी भी शांत नहीं रहने देना चाहता है, और दरअसल उसकी जो स्थिति यहाँ बन रही है उच्च की, या यहाँ जो दृष्टिपात होना, ये सारी स्थितियां आपके जीवन में, और मंगल का तुला राशि में बैठना कर्म क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति को दृष्टिकोण में ऐसा बना देता है कि कहीं नुकसान न हो जाए, आगे कैसा रहेगा, करियर कैसा रहने वाला है, सुख कैसा मिलने वाला है, मन अतृप्त रहता है और थोड़े बहुत उधेड़ बुन में इस मंगल के कारण होता रहता है। लेकिन वस्तुतः अगर आपके अंदर का विश्वास थोड़ा भी जागृत हो तो निसंदेह लग्नेश उच्च के, लग्न बढ़िया, भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य को देख रहे हैं, और वस्तुतः भाग्य भाव का अधिपति ही यहाँ उच्च का हुआ है, जो व्यक्ति के करियर को नई दिशा निर्देश देने में, उसके भाग्य का सुख और उसके जीवन में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, साथ ही साथ उसके जो एल्डर हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो भाई हों, गुरु हों, बॉस हों, जितने भी हैं, वो सब उनको उसका सुख देने वाले हैं, उनका लाभ उनको मिलने वाला है। व्यक्ति की डिप्लोमेसी इतनी मजबूत है, हार्डवर्किंग इतना है, उसकी स्किल इतनी मजबूत है। राहु यहाँ कन्या राशि के बैठे हैं, ये व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को लेकर के उसके दृष्टिकोण और उसके कम्युनिकेशन को दिखाते हैं। यहाँ राहु व्यक्ति को बहुमुखी और 10 माथे वाला बना देगा, जो काम को लेकर के कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी दो तरफा रवैया बर्दाश्त नहीं करेगा। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में यहाँ मित्र की राशि को, राहु का प्रभाव यहाँ पे व्यक्ति के भाग्य भाव में। ऐसी स्थितियों में कई बार व्यक्ति दूर देश की यात्रा करता है। 12वें भाव के अधिपति 12वें को देख रहे हैं, विदेश सेटलमेंट का योग बना देते हैं, बाहर से धन कमाने का योग बुध की दशा में। और कई बार व्यक्ति की कुंडली में शनि की दशा में कमजोरी दिख सकती है, थोड़ी बहुत कर्म क्षेत्र को लेकर के, उसमें आप डंप करेंगे, थोड़ी बहुत मुश्किल उसमें आ सकती है। तो कर्म क्षेत्र को लेकर के जब दशम, सप्तम और अष्टम के अधिपति अच्छे ना बैठे हों तो गड़बड़ी होती है। वैसे यहां जब आप देखेंगे तो धन भाव के अधिपति का संबंध धन भाव से बन रहा है, कर्म से धन भी है, क्योंकि धन भाव के अधिपति ने अपना प्रभाव डाला है और वो कमजोर भी नहीं है। अगर यहां देखेंगे तो यहाँ के अधिपति स्वयं, जहां सूर्य बैठे हैं, इसका अधिपति शनि इन्हें देख रहा है। आप जब देखेंगे तो प्रत्येक ग्रह किसी न किसी संबंध में जा रहे हैं। दशम भाव के अधिपति ने दशम को देखा है, भाग्य भाव के अधिपति ने भाग्य को देखा है, जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च के हो गए, लग्नेश होकर के लग्न में उच्च के गुरु, और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति मंगल केंद्र त्रिकोण का योग, गुरु का प्रभाव यहाँ पे भी आ रहा है। अगर ऐसे किसी दशमांश कुंडली का निर्माण आपके भी जन्म कुंडली में हो रहा है तो अपने करियर को लेकर के बिल्कुल ही सेट रहिए, बस अपना काम करते रहिए, अपना काम करते रहिए। ये कुंडली आपको, जैसे मैंने उदाहरण स्वरूप बताया है, ऐसी ही कुंडली या इस तरीके से और भी मजबूत कुंडली अगर बन रही हो, अगर यहीं पे शुक्र बैठ जाते, मान के चलते हैं, अगर यहां मैंने मंगल को हटा दिया और यहां शुक्र बैठ जाते, तो ये कुंडली और भी ज्यादा प्रबुद्ध हो जाती अपने अनुभवों के मामले में, और ये कुंडली और भी ज्यादा तब और भी श्रेष्ठ बन जाती इस मामले में कि मैं काम को लेकर के निश्चिंत हूं। हाँ, मैं काम को लेकर के निश्चिंत हूं, मेरा जो मन है वो काम में लगा है और मैं अपने काम से बिल्कुल ही सुरक्षित हूं भविष्य को लेकर के, कि मुझे कोई खतरा नहीं है। पर अगर कभी खतरा होती है तो वो इस वजह से कि यहाँ पे क्रूर ग्रह या पापक ग्रह का बैठना व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को लेकर के उधेड़ बुन में लेकर के डालने वाला होता है। कई बार वो कंफ्यूज थोड़ा बहुत होता रहेगा, उसका दिमाग अशांत रहता है, लेकिन वस्तुतः कुंडली आपको क्या देना चाहती है वो यहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है और यहां से पता चल रहा है। ये एक मजबूत दशमांश कुंडली का निर्माण होगा। अगर इससे भी अच्छी कोई कुंडली बन जाए तो उस जातक की कुंडली और भी ज्यादा करियर को और भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा एक बेहतर पर्सपेक्टिव देती है और बहुत बढ़िया विचार भी रखता है व्यक्ति अपने करियर को लेकर के। याद रखिए, आपको एक बड़ा अच्छा सूत्र बता दूं,
दशमांश कुंडली का लग्न आपके करियर के प्रति आपके विचारों को बताता है। धन भाव आपकी कुंडली का दशमांश का ये बताता है कि आपके पास कितना धन है और आपका उसमें मन कितना लग रहा है। इसके अतिरिक्त तृतीय भाव में आपका कम्युनिकेशन दिखता है, आपका रवैया अपने काम के प्रति, और साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन कि कैसे मुझे बिल्डअप करना है, चीजों को कैसे डील करना है, ये क्षमता देते हैं। चतुर्थ भाव आपका फोकस और कंसंट्रेशन है, और साथ ही साथ आपका काम के इनपुट देने के बाद उसका जो आउटपुट मिलता है उससे मिलने वाला सुख है, जो आपको निर्भीकता भी देता है अगर वो मजबूत बना है तो। पंचम भाव में मेहनत करने के बाद मिलने वाला परिणाम, जैसे जन्म कुंडली के पंचम भाव में देखा जाता है लग्न कुंडली में, उसी तरीके से यहां भी आपके काम करने के बाद आपका परिणाम आपके यश के रूप में कितना मिलता है, आपकी कीर्ति के रूप में कितना मिलता है, आपकी जो पहचान है वो समाज में आपके करियर के मामले में कितनी मजबूत है। ये भाव जितना मजबूत रहेगा उतना ही व्यक्ति करियर के मामले में मजबूत और श्रेष्ठ बनता जाता है, और वो समाज में उतना ही श्रेष्ठ बनता जाता है। छठवें भाव में आपके ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं नित्य प्रतिदिन आपके कार्यक्षेत्र में, अगर वो भाव कमजोर रहा तो आप हार जाएंगे, और अगर वो भाव मजबूत रहा तो निस्संदेह आप जीत जाएंगे। सातवां भाव आपके साझेदार को बताता है कि कैसे लोग आपके साथ पड़े हैं, कैसे लोग आपके साथ काम में जुड़े हैं, किसके साथ उसका संबंध कैसा रहेगा, या पार्टनरशिप कितना मजबूत रहने वाला है। अष्टम भाव आपके रिसर्च को दिखाता है, उस काम के प्रति आपके दृष्टिकोण और भावनाओं को बताता है, उस काम का डंप होना बताता है, नुकसान में होना बताता है, और मतलब उसको कष्ट में दिखाता है, या कई बार उसके प्रति आपके रिसर्च के क्षेत्र को खोलता है, बताता है कि इसमें और भी ज्यादा अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, अपडेट रहने की आवश्यकता है। नवम भाव आपके भाग्य के सुख को बताता है। दशम भाव आपके काम में आपके तल्लीनता को बताता है, मेहनत को बताता है, फोकस को बताता है, आपके कर्म क्षेत्र में कितना आप डील करने में कितने ज्यादा अपने आप को और भी ज्यादा खूंखार हो रहे हैं, कितना सुखपूर्वक आपका अपना काम में आपका मन लग रहा है। ये सब दशम स्थान, आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो दशम स्थान से दिखती है। एकादशवां भाव आपके काम से आपके मिलने वाले सुख और आपके सुख को दिखाता है, आप किसी भी तरीके से आपको अपने काम से कितना मिला आपको, ये एकादशवां भाव जो बहुत बढ़िया है। 12वां भाव आपका काम का नुकसान है, अगर वो भाव कमजोर रहा तो आप नुकसान करते 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 नुकसान हो जाएंगे। अगर वो भाव मजबूत रहा, जैसे ये भाव मजबूत है क्योंकि उस भाव के अधिपति ने उसे देखा है, और इस वजह से व्यक्ति का काम नुकसान में नहीं है। ठीक है, व्यक्ति जब तक जिएगा उसको काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही दशमांश कुंडली का अध्ययन किया जाता है। इस पे और भी विस्तार से अगर कभी कहेंगे तो बता दूंगा। आप लोग बताइए, आप लोगों को कार्यक्रम कैसा लगा। अब गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूँ। गीता जी के 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों का आदर, माता पिता की सेवा और जीवन मुक्त लोगों की आराधना और उनके प्रति आभार व्यक्त करना कि उन्होंने उनके आशीर्वाद से मुझे कुछ मिला है। अपने शरीर की सफाई, गुरुजनों का आदर, सबके प्रति दया का भाव रखना, कभी भी किसी प्रकार का कोई मन में द्वेष न रखना, ये सारी चीजें व्यक्ति के, और यही नहीं, इंद्रियों को संयमित करना, दम होता है ना, दम, तप और दम से युक्त जीवन जीना, मतलब सबके प्रति अनुराग का भाव रहे, किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव ना रहे, लालच ना हो, कुंठा से ग्रसित ना हो, श्रेष्ठ बनने की हमेशा ही स्थिति बनी रहे। इसके साथ साथ मांसाहार न करना, भक्ष्याभक्ष्य का सिद्धांत लागू करना, इंद्रियों पे नियमन करना, क्रोध को शांत रखना, दीनता का भाव रखना, दयालुता का भाव रखना, ग्रंथ की सेवा करना, सबके प्रति आभार व्यक्त करना, श्रेष्ठ बनने की कोशिश हमेशा ही करते रहना, ये शरीर के संबंध में तप कहे जाते हैं। ये शारीरिक तप है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।